नमस्कार। तेज खबर 26 जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी सम्मानित पेंशन धारक साथियों और कर्मचारी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए वह खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोगों को है। एक ऐसी खबर जो सीधे तौर पर आपके घर के बजट, आपके भविष्य की सुरक्षा और आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है। आज की हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में हम 3 बड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशन में एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी की सुगबुगाहट। एक ऐसी बढ़ोतरी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। दूसरा मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों का बढ़ता आक्रोश और देशव्यापी प्रदर्शन, जो अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। और तीसरा हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा साल 2025 में लागू किए गए उन नए नियमों और प्रमुख सुधारों की, जिन्हें जानना हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो देश के 75 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। हम बात कर रहे हैं न्यूनतम पेंशन में 650% तक की ऐतिहासिक वृद्धि की। जी हां, आपने सही सुना, 650% की वृद्धि। एक ऐसी वृद्धि जो आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 68,000 से बढ़ाकर सीधे 6,500 तक कर सकती है। यह खबर अब केवल गलियारों की कानाफूसी नहीं रही, बल्कि इसने नीतिगत चर्चाओं में भी अपनी जगह बना ली है। लंबे समय से अपने हाशियों के लिए संघर्ष कर रहे पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत का संकेत हो सकता है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95, जो साल 1995 में शुरू हुई थी, आज लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक अहम स्तंभ है। लेकिन काडियोड़ी देवी सच्चाई यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मात्र 68,000 प्रतिमाह है। अब आप खुद सोचिए, आज के इस कमरतोद्यच महंगाई के द्वार में, जहां दवाइयों का खर्च, घर का राशन और अन्य जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां 68,000 में एक सम्मानित जीवन जीना तो दूर गुजारा करना भी लगभग असंभव है। इसी पीड़िता को समझते हुए देश भर के पेंशन भोगी संगठन और ट्रेड यूनियनें लगातार सरकार से न्यूनतम पेंशन में इजाफा करने की मांग कर रहे थे। उनकी एक ही मांग थी कि पेंशन इतनी तो हो कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, एक सम्मानजनक जीवन जिया जा सके। इसी संघर्ष और बढ़ते दबाव के बीच अब सरकार की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस बात को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उनके पास ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 24 जुलाई 2025 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से इस बात की पुष्टि की। उन्होंने माना कि सरकार पेंशन भोगियों की मांगों से अवगत है और न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 68,000 से बढ़ाकर 68,500 करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो यह मौजूदा पेंशन राशि में 650% की एक विशाल और ऐतिहासिक वृद्धि होगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस भारी भरकम वृद्धि पर विचार क्यों कर रही है और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। देखिए, सरकार ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मतलब है कि इस योजना में जितना पैसा आता है उसी के आधार पर लाभ दिए जाते हैं। इस फंड का पैसा 3 मुख्य स्रोतों से आता है। पहला, नियोक्ता यानी कंपनी कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा इसमें जमा करती है। दूसरा, केंद्र सरकार भी कर्मचारी के वेतन का 1.16% का बजटीय समर्थन देती है, जो 15,000 प्रतिमाह की वेतन सीमा तक सीमित है। तीसरा, इस जमा हुए पैसे के निवेश से होने वाली आय। सरकार के अनुसार इस फंड का जब 31 मार्च 2019 को नवीनतम मूल्यांकन किया गया था तो इसमें घाटा पाया गया था, यानी फंड में जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा देनदारियां हैं। सरकार इसी घाटे को पेंशन में बद्ध वृद्धि के रास्ते की एक मुख्य बाधा बता रही है। सरकार का तर्क है
कि वह पहले से ही न्यूनतम Rs1000 की पेंशन को पूरी तरह से अपने बजटीय समर्थन से दे रही है, जो कि वैधानिक 1.16% अंशदान के अतिरिक्त है। लेकिन पेंशन भोगी संगठनों का मानना है कि यह तर्क सही नहीं है। उनका कहना है कि EPFO के पास अरबों रुपए का लावारिस धन पटद्दा है, जिसका इस्तेमाल पेंशन वृद्धि के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इस पूरे मामले का एक राजनीतिक और मानवीय पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा Rs1000 की न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही लागू की थी। तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 10 सालों में, इसमें Rs1 की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का तर्क है कि आज के आर्थिक माहौल में यह राशि पूरी तरह से अपर्याप्त और एक मजाक बनकर रह गई है। अब जबकि 2026 के आम चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और आगामी त्योहारी सीजन भी करीब है, तो ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि सरकार एक राजनीतिक रूप से अनुकूल निर्णय लेते हुए पेंशन में बद्धी घोषणा कर सकती है। 75 लाख पेंशन भोगी और उनके परिवार एक बहुत बद्धा वोट बैंक हैं और कोई भी सरकार उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। राज्यसभा में मंत्री से 4 विशिष्ट प्रश्न पूछे गए थे। क्या पेंशन संशोधन की मांग लंबे समय से विचाराधीन है? यूनियनों और अदालतों के दबाव के बीच निर्णय की समय सीमा क्या है? लावारिस धन की उपलब्धता के बावजूद पेंशन बढ़ाने में क्या बाधाएं हैं? और क्या आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार कोई निर्णय ले सकती है? इन सवालों के जवाब में मंत्री ने घाटे और बजटीय बाधाओं की बात तो दोहराई, लेकिन उन्होंने भविष्य में संशोधन की संभावना से इनकार भी नहीं किया। इससे यह उम्मीद जगी है कि भले ही Rs500 की मांग पूरी ना हो, लेकिन एक सम्मानजनक बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पेंशन भोगियों की उम्मीदों और वित्तीय बाधाओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश के उन करोड़ कर्मचारियों से जुड़ी है जो अभी सेवा में हैं। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली को लेकर छिद्य महासंग्राम की। देश के अलग अलग कोनों में कर्मचारी संगठन नई पेंशन योजना NPS का विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग को लेकर SDDHकों पर उतर आए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका एक बधा उदाहरण देखने को मिला। हजरतगंज स्थित BA सिंह प्रतिमा पर अटेवा ओनल टीचर्स एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने एक विशाल प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर रोड मार्च भी निकाला। कर्मचारियों का यह आक्रोश अकारण नहीं है। पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच के अंतर को समझना यहां बहुत जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना OPS एक परिभाषित लाभ योजना थी, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी का 85% हिस्सा गारंटीशुदा पेंशन के रूप में मिलता था। साथ ही हर 6 महीने में महंगाई राहत टियरनेस रिलीफ भी मिलती थी। इसमें कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी और इसका पूरा भुगतान सरकार करती थी। यह योजना कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सुनिश्चित भविष्य की गारंटी देती थी। इसके विपरीत 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए लागू की गई नई पेंशन योजना NPS एक परिभाषित अंशदान योजना है। इसमें कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा कटता है और 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। इस पैसे को पेंशन फंड मैनेजरों द्वारा शेयर बाजार और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय इस जमा हुए फंड का एक हिस्सा कर्मचारी निकाल सकता है और बाकी हिस्से से उसे एक NIT प्लान खरीदना पार डीचता है, जिससे उसे पेंशन मिलती है। यह पेंशन पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर होती है और इसमें कोई गारंटी नहीं होती। कर्मचारियों को डर है कि उनका बुढ़ापा बाजार के रहमोक्रम पर टिक जाएगा, जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। लखनऊ में हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों की मांगें सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने निजीकरण पर रोक लगाने, संविदा और ठेका प्रथा को समाप्त करने और सभी खाली PDDA के सरकारी पदों को तत्काल भरने की भी जोरदार मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार धीरे धीरे सरकारी विभागों का निजीकरण करके उनकी नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा को खत्म कर रही है। यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन की नहीं,
बल्कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान और देश में सरकारी क्षेत्र के भविष्य को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। देश के कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार और अन्य राज्यों पर भी इसे लागू करने का दबाव बार आंच गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी ज्यादा तूल पकड़ डीडीएच सकता है। और अब हमारी रिपोर्ट के अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्य हैं। साल 2025 ईपीएफओ के इतिहास में एक बर्थडे बदलाव के साल के रूप में याद किया जाएगा। संगठन ने अपनी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और कर्मचारी अनुकूल बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं और प्रमुख सुधार किए हैं। आइए इन सुधारों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुधार है डिजिटल प्रोफाइल अपडेट। यह नियम 16 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। इसके तहत अब कोई भी सदस्य अपने आधार का उपयोग करके अपनी प्रोफाइल जैसे नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण ऑनलाइन खुद ही अपडेट कर सकता है। पहले इस काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पर डकते थे और लंबी कागजी कार्यवाही होती थी। अब यह प्रक्रिया बेहद सरल और त्वरित हो गई है। दूसरा बद्ध सुधार है सुचारू पीएफ हस्तांतरण। नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है। 15 जनवरी 2025 से लागू हुए इस नियम के तहत अब पीएफ खाते को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी नियोक्ता से अनुमोदन या मंजूरी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। अब यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड यानी स्वचालित हो गई है। जैसे ही आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपका पीएफ खाता अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे आपका पैसा बिना किसी रुकावट के एक ही खाते में जमा होता रहेगा। तीसरा क्रांतिकारी सुधार है केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। पहले पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कई बार भुगतान में देरी होती थी। अब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक केंद्रीयकृत प्रणाली बना दी गई है। इसका फायदा यह है कि अब पेंशन भोगी देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन समय पर प्राप्त कर सकता है। इससे भुगतान प्रक्रिया बेहद सुगम और भरोसेमंद हो गई है। चौथा सुधार योगदान की बढ़ी हुई समय सीमा से संबंधित है। हालांकि इसकी अंतिम तिथि अभी तय होनी है, लेकिन यह सुधार कर्मचारियों को वास्तविक मजदूरी के अनुसार योगदान करने का विकल्प देगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं, वे अपने पीएफ में ज्यादा योगदान कर सकेंगे, जिससे सेवानिवृत्ति के समय उन्हें एक बड़ी राशि मिल सकेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुरूप है जिसमें वास्तविक वेतन पर पेंशन की बात कही गई थी। पांचवा सुधार बेहतर निकासी कवरेज को लेकर है। इस पर भी काम चल रहा है और इसे इसी साल लागू किए जाने की संभावना है। इसके तहत कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि चिकित्सा, आपातकाल, शिक्षा या घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी की सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। एक प्रस्ताव यह भी है कि हर 10 साल की सेवा पर R0 तक की निकासी की अनुमति दी जाए, ताकि कर्मचारी अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर सके। छठा और अंतिम प्रमुख सुधार है आईटी सिस्टम में अपग्रेड। यह सुधार जून 2025 से ही लागू किया जा चुका है और यह बाकी सभी सुधारों की रियरेज है। ईपीएफओ ने अपने पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, जिससे पूरी प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बन गई है। अब ऑनलाइन दावे दाखिल करना, अपनी पासबुक देखना या कोई भी जानकारी प्राप्त करना बेहद आसान हो गया है। संक्षेप में कहें तो साल 2025 में ईपीएफओ द्वारा किए गए यह सुधार एक नए युग की शुरुआत है। यह बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक आधुनिक, कुशल और सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करते हैं, जहां कर्मचारी और पेंशन भोगी बिना किसी परेशानी के अपने धन का प्रबंधन कर सकते हैं और योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे देश में सामाजिक सुरक्षा का पूरा परिदृश्य एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ 875 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर
साता 500 करने की उम्मीद में सरकार की ओर देख रहे हैं। दूसरी तरफ करो सेवारत कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़ी आंखों पर संघर्ष कर रहे हैं और इन सब के बीच ईपीएफ और डिजिटल सुधारों के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आने वाला समय ही बताएगा कि पेंशन धारकों की दशकों पुरानी मांग पूरी होती है या नहीं और कर्मचारियों का संघर्ष क्या रंग लाता है। लेकिन एक बात निश्चित है, यह मुद्दे देश के क्रोधों लोगों के वर्तमान और भविष्य से जुड़े हैं और इन पर होने वाला हर फैसला देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।